तो देखो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक बफर मतलब लिख लिए थे किस तरीके से बनते हैं। पहले बेसिक बफर का भी फॉर्मूला करते हैं, फिर सॉल्ट बफर पे आते हैं, फिर कुछ न्यूमेरिकल करते हैं इस पे। तो वही आते हैं फिर से। हेंडरसन इक्वेशन, तो बेसिक बफर पे आते हैं और हेंडरसन इक्वेशन लिखते हैं फिर से। तो देखो क्या होगा, ये इक्वेशन है हमारे पास। तो इसमें वही डिफाइन करते, सॉल्व करते फटाफट। टेक माइनस लॉग बोथ साइड्स, तो माइनस लॉग लेते तो क्या होगा, देखो पी ओ एच इज इक्वल टू पी के बी, और ये हो जाएगा माइनस लॉग एन एच फोर ओ एच अपॉन एन एच फोर पॉजिटिव। ठीक है, इसको रिवर्स कर लेते हैं। तो ये आपके पास होगा, या जिसको आप सिंपली बोल सकते हो कि इसमें मैं यहाँ लिख देता हूँ पी ओ एच इक्वल टू होगा पी के बी एंड प्लस लॉग एंड ऊपर क्या एन एच फोर पॉजिटिव। सो एन एच फोर पॉजिटिव का मतलब है कि कॉन्जुगेट एसिड, नीचे बेस, या फिर इसका वही सॉल्ट भी हो सकता है। तो देखो है क्या, जब एसिडिक बफर था तो पीएच की जगह था पीएच, पीकेबी की जगह था पीके। ठीक है, तो वहां पे एसिड नीचे था, बेस नीचे। ठीक है, ये तो याद रखना, बेसिक बफर वाले में बेस नीचे होता है, एसिडिक बफर वाले में एसिड नीचे था। ठीक है, ये तो ये हमारा हो गया बेसिक बफर का फॉर्मूला। अब हम लोग फिर से वही कंडीशन पे आते हैं। देखो कंडीशन जो एसिडिक बफर के लिए ट्रू था वही बेसिक बफर के लिए भी ट्रू है। तो फटाफट इसका भी ओवरव्यू ले लेते हैं। तो इसको भी फटाफट देख लेते हैं। देखो क्या होगा, इनका रेशियो, या इसका मतलब ये भी होगा NH4Cl अपॉन NH4OH। और वैसे भी ये Cl किसी काम का होता नहीं है। अगर ये रेशियो 0.1 से कम हुआ तो इसमें नीचे लिखो, इन दिस केस, इसमें नीचे लिखो इन दिस केस conjugate acid is not considered in this only weak base is considered and pH is calculated by using weak base। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होता है आप लोग याद करो, OH माइनस इक्वल टू मैंने लिखवाया था अंडर रूट टाइप KB इंटू सी। तो यहाँ पे POH का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 PKB माइनस लॉग सी। और अगर आपका pH निकालने का मन करे तो 14 में से माइनस कर देना, हो गया, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर pH निकालने का मन करे 14 में से माइनस कर देना। ठीक है, वो आप लोग कर सकते हो।
सेकंड, अगर ये रेशो बड़ा हो, देखो ये लिखो या फिर ये लिखो, बात एक ही है, ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसमें नीचे लिखो, देखो इन दिस केस amount of weak base is very less as compared to conjugate acid, so weak base are neglected। तो इसमें जो pH का देखो जो फॉर्मूला होता है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसमें pH का फॉर्मूला ये रहेगा, और यहाँ पे pH का मतलब pH, और यहाँ पे pH है वो, और pH निकालने के लिए 14 में से माइनस कर देना। अगर दोनों का रेशियो ठीक ठाक होगा तभी बफर होगा, ये बात को ध्यान रखना। मतलब कि बफर होने के लिए दोनों का होना जरूरी होता है, और इसके बारे में मैंने डिटेल में लास्ट लेक्चर में बता रखा है, आप उसको रिफर कर सकते हो, तब जाके ये होगा बफर सोल्यूशन। और अगर बफर सोल्यूशन होगा तो यहाँ पे POH का फॉर्मूला, ठीक है, ये बफर का फॉर्मूला होगा। अब देखो याद क्या रखना है कि बफर के लिए दोनों का होना जरूरी है। अगर एसिड पे ज्यादा हुआ तब भी बफर नहीं हो पा, मतलब सॉरी, अगर बेस पे ज्यादा हो तब भी बफर नहीं होगा, और अगर उसका अगर कॉन्जुगेट एसिड पे ज्यादा होगा तब भी बफर नहीं हो पाएगा। तो हम लोग लिख लेते हैं भाई फिर से, रेंज ऑफ POH। तो इसके लिए वही सेम वही POH का वैल्यू 0.1 से लेकर 10 के बीच में होगा। लास्ट लेक्चर मैंने ऑलरेडी बता रखा है, तो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे वही PKB +1 से लेके वही मतलब PKB -1 से लेके PKB +1 के बीच में होगा। यही होता है आपका POH का रेंज, मतलब कि PKB -1 से लेके PKB +1 के बीच में होगा। ये हमारा बफर का रेंज रहेगा इसमें, ठीक है। ये ध्यान रखना, इसमें POH का रेंज यही रहेगा। तो ये हमारा हो गया बफर सॉल्यूशन। कौन सा? बेसिक बफर। अब हम लोग इसमें एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं और फिर आगे देखते हैं कि आपका एक न्यूमेरिकल मतलब आगे फिर एक फॉर्मूला और लिखते हैं। तो एक न्यूमेरिकल पहले कर लेते हैं। ठीक है, इसको करना है। तो देखो सबसे पहली बात, क्या फॉर्मूला क्या रहता है ये ध्यान रखना। POH क्या रहता है, वो होगा PKB प्लस लॉग NH4 पॉजिटिव अपॉन NH4OH। ठीक है, NH4 पॉजिटिव अपॉन NH4OH, ये इसका फॉर्मूला रहता है। ठीक है, अब देखो इसमें समझो कि NH4 ये ट्वाइस SO4 है ये, तो इससे जो NH4 पॉजिटिव बनेगा वो डबल बनेगा, ये ध्यान रखना। इससे डबल टाइम NH4 पॉजिटिव बनेगा ये। तो देखो इसका जैसे कि आपके पास मोल कितना है 100 × 0.1, तो ये होगा 10। तो ये ध्यान रखना डबल बनेगा, तो इसको आपको 20 लेना है, मतलब इसके अमाउंट को आपको 20 लेना है। ठीक है, ये तो क्योंकि ये डबल, तो इन सब बातों को ध्यान रखना। अगर डबल टाइम कुछ कटायन या एनायन बनेगा तो उसको ट्वाइस करना नहीं बोलना है ये। और दूसरा NH4OH, यहाँ पे कितना हो गया 400 × 0.1, तो 40। ठीक है भाई, मोल 40 तो रख देते हैं यहाँ पे। देखो आ जाएगा ये 4.7 प्लस लॉग, ये ट्वाइस था
तो इसको 20 लेना पड़ेगा और नीचे 40। तो ये इसका आंसर आएगा 4.4। ठीक है ये। और बेसिक बफर में भी वही सेम कि पीएच जो होता है वो ध्यान रखना है कि आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पर डिपेंड नहीं करता है। नोट करके लिखो ये। सॉल्ट या फिर कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है ये। इसमें फिर नीचे लिखो इन दिस pOH ऑफ सॉल्यूशन डज नॉट डिपेंड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पर डिपेंड नहीं करता है, इस बात को ध्यान रखना है। अब सबसे आगे एक लास्ट लिखो, सॉल्ट बफर। क्या लिखना है? सॉल्ट बफर। देखो होता यह है कि जो वीक एसिड और वीक बेस का जो सॉल्ट होता है, अगर आप वैसे सॉल्ट को अगर आप पानी में डालते हो तो नॉर्मली वो जो सोल्यूशन जो बनाता है वो भी बफर सोल्यूशन के जैसे एक्ट करता है। मतलब कि अगर आप वैसे सोल्यूशन में, मान लो पहली बात समझो, अगर आपने एक वाटर में अगर आपने सॉल्ट डाला वीक एसिड वीक बेस का, तो वो जो सोल्यूशन जो बनता है वो भी बफर सोल्यूशन के जैसे एक्ट करता है। इसका मतलब ये कि अगर आप उस सोल्यूशन में कुछ एसिड या बेस को ऐड करोगे तो पीएच का चेंज स्मॉल होगा और वो सोल्यूशन भी पीएच के चेंज को रेजिस्ट करेगा। ठीक है ये। तो इसमें नीचे लिखो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस when dissolved in water they form buffer solution. It means that solution formed by this type of salt opposes the change in pH when strong acid or strong base is added in solution. तो ऐसे जो सॉल्ट होते हैं वो पीएच के चेंज को अपोज करते हैं। ठीक है ये बस हो गया। जैसे अगर आपके पास मान लेते CH3 COONH4, तो ये एक बफर सॉल्यूशन बनाएगा। सिर्फ यही दे दिया, ये अपने आप में बफर सॉल्यूशन है। जैसे HCOONH4। ठीक है, ऐसा कोई भी वीक एसिड या फिर कोई भी बेस, मतलब वीक बेस ले सकते हैं, ये बफर सॉल्यूशन होगा। ठीक है ये। अब इसके लिए देखो पीएच का जो फॉर्मूला था इसको याद करो। इसके पीएच के फॉर्मूले में भी अगर गौर करो तो सी का टर्म नहीं आ रहा। देखो बफर सॉल्यूशन की आइडेंटिटी क्या है कि उसका जो पीएच होता है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। और हम लोगों ने जब वीक एसिड और वीक बेस का जब सॉल्ट लिखा था तो उसके पीएच के फॉर्मूले में देखो सी का टर्म आ भी नहीं रहा था। तो इसके लिए पीएच इक्वल टू क्या होगा, 1/2 14 माइनस PKB प्लस PKA। तो यहाँ पे देखो सी का टर्म नहीं आ रहा, तो इसमें नीचे लिख लो कि पीएच ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। तो ये भी देखो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है ये। तो ये भी देखो इंडिपेंडेंट है। ये भी क्या होता है, आपको क्या फॉर्म करता है, बफर सोल्यूशन। ठीक है ये। अब आगे कुछ करने के पहले एक टर्म लिख लेते हैं, बफर कैपेसिटी, फिर आगे समझते हैं। देखो इसको टर्म को पहले समझ लो अच्छे से क्या होता है। देखो बफर सॉल्यूशन जो होता है वो पीएच के चेंज को अपोज करता है, रेजिस्ट करता है। ठीक है। पर अगर आप किसी बफर सॉल्यूशन में अगर एसिड को या बेस को ऐड करोगे तो पीएच तो चेंज होगा ही होगा। हाँ, अपोज करेगा, रेजिस्ट करेगा, कम चेंज होगा, पर पीएच तो चेंज होगा ही होगा।
तो बफर कैपेसिटी क्या होता है, मान लो ये एक बफर सॉल्यूशन है, ठीक है, ये इसका पीएच मान लो 5 है, मान लो एक बफर सॉल्यूशन इसका पीएच 5 है। अगर एसिड ऐड करोगे इसमें तो पीएच 5 से डिक्रीज करेगा, बेस ऐड करोगे तो पीएच 5 से इंक्रीज करने लगेगा। तो मतलब कि इसमें कितना एसिड ऐड करें कि पीएच 1 से डिक्रीज हो जाए, या कितना बेस ऐड करें कि इसका पीएच 1 से इंक्रीज हो जाए। तो वो जो एसिड या बेस का जो अमाउंट होता है वो होता है इस बफर की कैपेसिटी, ठीक है। एक बात को और समझ लो इसमें, देखो अगर ये छोटा सा मतलब छोटा कम सोल्यूशन लोगे तो कम एसिड या बेस से आपका आंसर आ जाएगा। अगर बड़ा सोल्यूशन लोगे तो फिर ज्यादा आपको क्या जरूरत पड़ेगी एसिड या बेस की, तो इसलिए इसका वॉल्यूम फिक्स करते, इसका वॉल्यूम लिया जाता है 1 लीटर। पहले लिख लो फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो लिखो अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस एडेड इन 1 लीटर बफर solution such that pH of buffer solution changes by factor of 1. This amount of strong acid or strong base is known as buffer capacity of buffer solution. मतलब कैपेसिटी बोलते हैं ना, कैपेसिटी कितना ले सकता है, तो मतलब कि एक बफर मतलब 1 लीटर का होना चाहिए। अगर एक बफर सोल्यूशन मतलब 1 लीटर का सोल्यूशन है, अगर उसमें एक एसिड ऐड करते हैं या बेस को ऐड करते हैं, कितना ऐड करने से पीएच 1 का चेंज होगा वो उस बफर सोल्यूशन की कैपेसिटी होगी, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि आपको मैंने बताया था कि सबसे अच्छा बफर सोल्यूशन तब होता है जब एसिड और बेस का अमाउंट सेम हो। तो किसी भी बफर सॉल्यूशन की कैपेसिटी मैक्सिमम तभी होती है जब उसमें एसिड और बेस का अमाउंट क्या होता है, सेम होता है। तो इसमें नीचे लिखो कैपेसिटी ऑफ अ बफर सॉल्यूशन इज हाईएस्ट व्हेन अमाउंट ऑफ एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस, या और लिखो और वीक बेस और इट्स कॉन्जुगेट एसिड आर सेम। तो जब भी कॉन्जुगेट पेयर का अमाउंट सेम होगा तो उस बफर सॉल्यूशन की कैपेसिटी हाईएस्ट होती है, ठीक है। ये बात को ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना वॉल्यूम ऑफ बफर सॉल्यूशन कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। पहले एक बफर कैपेसिटी पे ही एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। इवन ये जो मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ ये 2016 या 17 में नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड बफर कैपेसिटी ऑफ गिवन बफर सॉल्यूशन, ठीक है। पढ़ो क्या है, व्हेन 5 ग्राम HCl इज एडेड इन 250 ml बफर सॉल्यूशन, पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन डिक्रीजेस बाय 0.5। ऑब्वियसली कि भाई जब एसिड को ऐड करेंगे तो डिक्रीज करेगा। फाइंड द बफर कैपेसिटी, ठीक है। अब पहले समझो बफर कैपेसिटी 1 लीटर के लिए डिफाइंड होता है, ठीक है। तो समझो ऐसा है कि आप जब देखो कम सॉल्यूशन में 5 ग्राम की जरूरत पड़ा तो मतलब ऐसा है कि मतलब पीएच जो होता है ये 0.5 से चेंज होता है, ठीक है। तो बफर कैपेसिटी के लिए पीएच 1 से चेंज होना चाहिए और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी 1 लीटर होना चाहिए। वॉल्यूम भी 1 लीटर, पीएच का चेंज भी 1। पहले समझ लो जब पीएच का चेंज 0.5 होता है तो ये 0.5 ग्राम
HCl से कितना सोल्यूशन लिया 250 ml, मतलब कि अरे 250 ml सोल्यूशन था, 250 ml सोल्यूशन था ये, तो मतलब 0.5 नहीं 5 ग्राम, मतलब कि 5 ग्राम अगर आप HCl डालते हो, 5 ग्राम HCl डालते हो तो 250 ml सोल्यूशन, मतलब 250 ml सोल्यूशन का pH चेंज होता है इससे। और मान लो सोल्यूशन अगर 1 लीटर होता तो ज़्यादा अगर सोल्यूशन होता तो HCl का यूज़ का मतलब ज़रूरत ज़्यादा पड़ता है ये, तो आपके पास क्या होगा ये, तो अगर मान लो कि ये 1000 ml सोल्यूशन होता तो फिर वॉल्यूम अगर 4 टाइम होता तो कितना HCl की जरूरत पड़ता, 20 ग्राम HCl की जरूरत पड़ता, अरे सेम pH के लिए, मतलब कि अगर pH को 0.5 से चेंज करना है, डिक्रीज करना है, तो इतने ml के लिए 5 ग्राम यूज करना पड़ रहा है, तो अगर 1000 ml होता तो वो 4 टाइम वॉल्यूम बढ़ा तो मास में 4 टाइम बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। देखो 250 ml सोल्यूशन में 5 ग्राम HCl डालते हो, इतने का pH चेंज होता है। अगर 1 लीटर होगा तो इतना HCl की जरूरत पड़ेगा। pH का चेंज 0.5 है, अगर pH का चेंज 1 करना है, मतलब ज़्यादा चेंज करना है, तो HCl का अमाउंट भी वही होगा, तो इसमें क्या होगा कि डबल, तो 20 × 2, तो इसका आंसर आएगा 40 ग्राम, ठीक है। तो आप जब ये इसका आंसर है, तो आप जब बफर कैपेसिटी जब बताओगे तो ध्यान रखना है बफर सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर होना चाहिए और pH का चेंज भी 1 होना चाहिए। एसिड के केस में डिक्रीज करेगा, बेस के केस में इंक्रीज करेगा, आपको चेंज से मतलब है ये, तो इसका आंसर आएगा 40 ग्राम। सो कैपेसिटी ऑफ गिवन बफर सॉल्यूशन इज 40 ग्राम, ठीक है, ये इसका आंसर है। तो हम लोग इस पे कुछ न्यूमेरिकल को करते हैं, ठीक है ये, और फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। पहले इतना ही कर लेते, चलो पहले वाले में इतना ही करते, सिंपल लगते, इतना ही करते, लेवल नेक्स्ट वाले से बढ़ाते हैं, ठीक है, पहले यही कर लेते हैं। और pKa ले लेते हैं, ये ठीक है, पहले यही करते हैं। देखो क्या होगा, ये होगा आपके पास, तो इसका मोल कितना है, देखो भाई स्ट्रॉन्ग एसिड का रिएक्शन उससे करोगे तो ये बन जाएगा, मैंने बताया था, तो ये कितना होगा 100, तो ये आएगा 2, तो ये खत्म हो जाएगा, ये 1 बचेगा और ये 1 फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। तो देखो इसका pH क्या होगा, तो
देखो रिएक्शन जो भी हो फॉर्मूला लिखते वक्त यही होगा, ऊपर होगा वही सॉल्ट और नीचे होगा एसिड। वैसे दोनों का अमाउंट सेम है तो इसमें pH इक्वल टू आएगा 4। ठीक है, दोनों का अमाउंट वैसे सेम है तो pH इज इक्वल टू pK आएगा और इसका आंसर आपके पास से 4 ही रहेगा। तो देखो बफर सॉल्यूशन और हम लोगों ने पहले एसिड कर लिया, सॉल्ट कर लिया, तो इन सब को मिला के मैं एक न्यूमेरिकल देने जा रहा हूँ। एक्चुअल में काफ़ी बड़ा न्यूमेरिकल है और वो न्यूमेरिकल को सॉल्व करके आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, मतलब एसिड का भी, बेस का भी, सॉल्ट का भी और साथ में बफर का भी। तो एक हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, मतलब अच्छे से समझने के लिए पूरे कॉन्सेप्ट को। तो देखो लिखते हैं एक काम करते हैं, पूरा सॉल्यूशन 100 ml लेते हैं। 100 ml सॉल्यूशन इज टेकन इन दिस तो इस सॉल्यूशन में दोनों प्रेजेंट है, 0.1 m HCl एंड 0.1 m एसिटिक एसिड। मतलब 100 ml पूरा सॉल्यूशन है, दोनों में मतलब उस सॉल्यूशन में दोनों प्रेजेंट है ये। ठीक है, फाइंड पहला pH ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरा इसमें सारे पार्ट को देखो, बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है। pH व्हेन 0.4 ग्राम NaOH इज एडेड। ठीक है, तो इसको जब ऐड करेंगे तब क्या होगा, फिर थर्ड pH व्हेन फर्दर, मतलब देखो सॉल्यूशन में वो ऐड करते जाएंगे, पहले 0.4 ऐड किया, फिर फर्दर, फिर और आगे बढ़ते जाएंगे। व्हेन फर्दर pH व्हेन, ठीक है लिख लो ये, फर्दर 0.1 ग्राम NaOH इज एडेड, उससे में ऐड कर रहे हैं। मतलब सोल्यूशन में पहले 0.4 ग्राम NaOH ऐड किया, फिर 0.3 ग्राम ऐड किया, फिर 0.1 ग्राम ऐड किया, पूरा सोचना है इसमें। अभी एक पार्ट और है लास्ट में, फर्दर 0.2 ग्राम NaOH इज एडेड। मतलब सब केस 0.4 फिर 0.3 फिर 0.1 फिर 0.2 सब ऐड कर लिया। और इसमें देखो क्या है कि pK मतलब वही Ka लिख लेते, Ka ऑफ एसिटिक एसिड कितना है 2 × 10⁻⁵। ठीक है, इसको स्टार्ट करते सॉल्व करना। इस क्वेश्चन को सब लोग एक बार जरूर खुद से ट्राई कर लेना। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखो है क्या, पहले वाले पार्ट में पहले pH ऑफ सॉल्यूशन पूछा है, तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का अमाउंट सेम होता है तो मैंने कहा था वीक एसिड को इग्नोर कर देना, स्ट्रॉन्ग एसिड का pH निकालना, वही आंसर है। तो पहले वाले पार्ट में लिखो इन दिस अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर सेम, so weak acid, strong acid and weak acid are same. In this amount of strong acid and weak acid are same. In this weak acid are ignored and pH is calculated by using strong acid only. तो इसमें क्या होगा, देखो HCl कितना है 0.1 m, तो pH कितना आ जाएगा 1, सीधा 1। ठीक है, पहले वाले पार्ट का आंसर। अब सेकंड वाले पार्ट को करते हैं। मैं इन सबको करूं उसके पहले आप सब लोग एक बार इस क्वेश्चन को जरूर सब लोग ट्राई कर लेना इसको। ठीक है, अब देखो NaOH ऐड किया है, सबसे पहले NaOH जो ऐड किया है इसका मोल कितना है, देखो इसका मॉलिक्यूलर मास 40 होता है तो इसका मोल कितना है 0.01 मोल। ठीक है,
देखो आप जैसे ही बेस ऐड करोगे तो बेस क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। अब क्वेश्चन है किससे रिएक्शन करेगा, HCl से कि एसिटिक एसिड से। देखो पहले रिएक्शन होगा स्ट्रॉन्ग एसिड से, मतलब स्ट्रॉन्ग है वो, पहले स्ट्रॉन्ग का नंबर आएगा, जब स्ट्रॉन्ग खत्म हो जाएगा तो वीक का नंबर आएगा। आप जैसे NaOH को ऐड करोगे तो इसका रिएक्शन होगा पहले स्ट्रॉन्ग एसिड से फिर वीक एसिड से। तो इसमें नीचे लिखो NaOH is a base, so it react with acid. First of all, strong acid will react. After that, weak acid will react. पहले strong acid का रिएक्शन होगा फिर weak acid का, ठीक है ये। तो अब देखो क्या होगा, NaOH का रिएक्शन पहले HCl के साथ करा के देखते हैं। तो क्या बनेगा, NaCl प्लस वाटर, ठीक है। NaOH का मोल कितना है, देखो ये 0.01 मोल है, ठीक है। किसका मोल निकालते हैं, HCl का। देखो HCl का वॉल्यूम इतना है, ठीक है, HCl का वॉल्यूम इतना है, ठीक है। तो देखो ये क्योंकि मोल के टर्म में तो हम लोगों को प्रॉपरली इस बार वॉल्यूम लीटर में लेना होगा। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे लिख देते हैं मोल ऑफ HCl। तो इसका वॉल्यूम 0, अरे वैसे होता है मोलैरिटी इक्वल टू होता है मोल बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम केस में होना चाहिए लीटर में, तो वॉल्यूम 0.1 लीटर और मोल आप मतलब मोलैरिटी कितना 0.1 है, तो मोल इसका आएगा 0.01 मोल। तो मतलब ये भी है 0.01 मोल, ठीक है। अब देखो है क्या, दोनों का मोल सेम है तो दोनों खत्म हो जाएंगे, दोनों के मोल सेम है, मोल दोनों के सेम है तो मोल खत्म हो जाएंगे। तो ये 0.01 बनेगा, ये 0.01 बनेगा। NaCl से कुछ होता ही नहीं, वो तो वैसे भी स्पेक्टेटर आयन है और वाटर से वैसे कुछ नहीं होता। तो देखो क्या हुआ, आपने जब NaOH को ऐड किया तो NaOH का रिएक्शन HCl के साथ हो गया तो HCl बेचारा खत्म हो गया, ना NaOH बचा और ना ये बचा, दोनों निपट गए। तो अरे तो क्या HCl ही तो निपटा है ना, ये भी तो बचा हुआ ये। तो देखो पहले वाले केस में क्या हुआ, आपने जब NaOH को ऐड किया तो HCl कंज्यूम हो गया। तो इसमें नीचे लिखो सो आफ्टर द रिएक्शन HCl is consumed completely. Now only acetic acid is left in the solution. तो अभी सिर्फ क्या बचा, एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड के हिसाब से pH निकालेंगे। तो देखो एसिटिक एसिड क्या है, 1 m और इसका K गिवन है ये। तो वीक एसिड का pH का फॉर्मूला भाई अप्लाई करते हैं। तो H पॉजिटिव इक्वल टू होगा √Ka/C, माइनस लॉग ले लो और अरे ये इसको मल्टीप्लाई करना करोगे तो ये आएगा 6 माइनस लॉग 2, तो ये आएगा 2.85। मेरे अकॉर्डिंग यही आएगा, आप करके देख लो सब लोग। तो ये आया सेकंड वाले पार्ट का आंसर। मतलब कि सेकंड वाले पार्ट के बाद देखो क्या हुआ, ये सेकंड वाले पार्ट का आंसर है। तो सेकंड वाले पार्ट के बाद देखो क्या हुआ, पहले समझ लो। पहले वाले पार्ट में दोनों एसिड प्रेजेंट है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, pH का कंट्रोल उसने किया। सेकंड वाले पार्ट में आपने NaOH को ऐड किया, HCl कंज्यूम हो गया, HCl खत्म हो गया। अब सिर्फ क्या बचा, एसिटिक एसिड, वीक एसिड, उससे pH का आपका डिसीजन, मतलब pH इससे आया, ठीक है। अब देखो बोल क्या रहा, फर्दर मतलब अब उसके आगे बढ़ना है। HCl खत्म हो चुका है, ठीक है। NaOH ये भी खत्म हो चुका है, ये रिएक्शन कर चुका है। अब आगे बढ़ना है, अब NaOH फिर से ऐड किया। तो पार्ट 3 पे आते हैं। NaOH कितना ऐड किया है, इसका मोल निकालते हैं। तो 0.3/40, सो ये आ रहा है 0.0075। करके देख लो, मुझे यही लगता है यही आना चाहिए। और एसिटिक एसिड का मोल, तो वॉल्यूम इन लीटर 0.1 एंड मोल मतलब मोलैरिटी भी 0.1, सो ये आया 0.01, ठीक है। ये एसिड बेस में रिएक्शन होना ही होना है, बोल रखा भगवान में नहीं रोक सकते। रिएक्शन तो कोई भी एसिड हो, कैसा भी एसिड, रिएक्शन तो होना ही होना है। ये अगर एसिड बेस है तो रिएक्शन करेंगे।
तो ये मॉलिक्यूल है, इसमें रिएक्शन करेंगे। दोनों में लिमिटिंग रिएजन कौन है? ये खत्म हो जाएगा। तो अब समझो क्या हुआ, ये खत्म हो गया, वीक एसिड बच गया। क्या बच गया? वीक एसिड बच गया, और साथ में क्या बन गया? इसका सॉल्ट। देखो अभी तक में आओ, पुराना केस इससे निपट चुका है। इसमें इसका मोल निकाला, इसका मोल निकाला, ये ज़्यादा था, ये बच गया, ये मतलब ये खत्म हो गया, बच गया, और ये इतना बन गया। अब क्या हो रहा है? देखो वीक एसिड बच गया, उसका सॉल्ट बन गया, तो अब सॉल्यूशन है बफर सॉल्यूशन। तो एक्चुअल में एग्जाम्स में इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, आपको खुद से सोचना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड लेना है, वीक एसिड लेना है, बफर लेना है, ये आपको खुद से सोचना पड़ेगा। कहीं नहीं लिखा रहेगा, कहीं नहीं लिखा रहेगा कि ये बफर है या फिर ये सॉल्ट है। सोचना आपको खुद से पड़ेगा, कहीं नहीं लिखा रहता है। यही इसीलिए तो आयनिक इक्विलिब्रियम को कई बार कहते हैं कि थोड़ा सा ट्रिकी चैप्टर है, थोड़ा सोचने वाला चैप्टर है। तो ऐसे कहीं नहीं लिखा रहेगा कि ये बफर सोल्यूशन है, ठीक है ना। ये आपको सोचना पड़ेगा कि भाई ये कैसा सोल्यूशन है। तो ये दोनों आ गए, तो अब आपके इसमें नीचे लिखो सो above solution is now buffer solution because in this solution weak acid and its salt are present। तो ये बफर सोल्यूशन हो गया है। तो अब इसका pH pKa प्लस लॉग सॉल्ट बाई एसिड, ऑलरेडी मोल है, कोई दिक्कत नहीं। pK हमको पता है, दैट इज 4.7 प्लस लॉग सॉल्ट कितना है? ये सॉल्ट, तो ये आएगा 3, लॉग 3 की वैल्यू 0.47। तो ये होगा आपके पास कितना आ रहा है? 5.17, ठीक है, ये इसका आंसर। तो ये हो गया बफर सॉल्यूशन, इसका आंसर आ गया 5.17। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है। अब समझो क्या है कि क्या क्या है सॉल्यूशन में। हम लोग पार्ट 4 में आते हैं। पहले समझ लो पार्ट 4 को करने के पहले किसका देखो पार्ट 4 का वो ऐड कर रहे हैं, उसके पहले सॉल्यूशन में क्या है ये समझो। ये 0.0025 मोल, अरे पार्ट 3 के बाद बचा था ना, पार्ट 3 हो गया था, पार्ट 3 अभी ये मत देखो, ये पार्ट 3 इतना मोल बचा है और ये इतना मोल बन चुका है, ठीक है। अब बोल रहा है ये फर्दर और ऐड करो, कितना 0.1 ग्राम और ऐड किया। अच्छा, मतलब ये मान ही नहीं रहा है, ऐड पे ऐड किए जा रहा है। फिर से ऐड करो NaOH, ऐड पे ऐड करो, एक और ऐड NaOH कितना ऐड किया है? 0.1 ग्राम। इसका मोल निकालेंगे तो कितना आएगा? इसका मास अपॉन 40। तो अच्छा, इस बार इतना ही ऐड कर दिया, मतलब जितना ये है, तो मतलब कि इसको 0.0025 ऐड कर दिया। तो जितना ये बचा है, मतलब जितना एसिटिक एसिड बचा है उतना NaOH ऐड कर दिया, दोनों अमाउंट सेम, दोनों खत्म हो जाएंगे। अरे जितना एसिटिक एसिड बचा है उतना ही बेस ऐड कर दे, दोनों खत्म। तो जब ये खत्म, देखो ये तो 0.0075 पहले से, ये इतना और बन जाएगा, तो 0.0075 पहले से और ये बन जाएगा 0.0025, तो ये आ गया 0.01 मोल, ठीक है। किसका मोल है? सॉल्ट का। अब सिर्फ सॉल्ट बच रहा है, तो मोल बच रहा है और वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम तो वही रहेगा ये। तो कंसंट्रेशन होगा किसका? कंसंट्रेशन ऑफ CH3COONA, तो मोल अपॉन वॉल्यूम, तो यह आया 0.1 है, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ CH3COONA मोल बाय वॉल्यूम, तो ये 0.1 m, ठीक है। ये कंसंट्रेशन आ गया। अरे सॉल्ट का मोल निकाला, वॉल्यूम से डिवाइड किया,
तो अब सॉल्ट के केस में फॉर्मूला यूज करेंगे, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो क्या होगा, 0.1 रखोगे तो -1 होगा। तो ये होगा 8.85। ठीक है, इसका आंसर होगा 8.85। ये किसका आंसर है, फोर्थ वाले पार्ट का। अब देखो क्या है, ये आपके पास इसमें नीचे लिख लो कि वही 8.85 इसमें सॉल्ट से बचा। अब देखो समझो क्या हुआ, इसमें नीचे फिफ्थ वाले पे आते हैं। HCl पहले खत्म हो चुका था, एसिटिक एसिड भी यहाँ पे आता है खत्म हो चुका। अब NaOH को ऐड करोगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अरे बेस का रिएक्शन होता था भाई एसिड से, एसिड निपट चुके हैं, अब क्या होगा, कुछ नहीं। तो इसमें आगे लिखो फिफ्थ वाले पार्ट में, नाउ व्हेन NaOH इज एडेड नो रिएक्शन विल टेक प्लेस बिकॉज ऑल एसिड्स आर कंज्यूम्ड। सारे एसिड कंज्यूम हो चुके हैं। तो अब क्या होगा, तो कुछ नहीं, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस से पीएच का कंट्रोल वही करेगा। इसमें नीचे लिखो, आगे लिखो NaOH इज स्ट्रॉन्ग बेस, नाउ pH विल बी कंट्रोल्ड बाय NaOH ओनली। तो सिर्फ NaOH बच रहा है और कुछ तो है नहीं, सब तो खत्म हो चुके हैं, तो वही pH का कंट्रोल करेगा। तो NaOH देखो कितना ऐड किया, 0.2 ग्राम। कितना मोल ऐड किया है, इतना मोल। ठीक है, ऐड किया ये। तो बस इसका क्या निकालेंगे, वही कंसंट्रेशन ऑफ NaOH। तो ये आपके पास वही मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो ये होगा 5 × 10⁻²। तो इससे POH आएगा, ये POH क्योंकि NaOH बेस है। तो वो क्या होगा, 2 - log 5, तो ये आएगा 1.3। तो इसका जो pH आएगा वो होगा 12.7। ठीक है, तो हमारे लास्ट वाले पार्ट का जो आंसर होगा वो आएगा 12.7। और लास्ट वाले पार्ट में जो होगा, जो pH जो कंट्रोल करेगा वो आपके पास कौन करेगा, आपका वही NaOH। ठीक है, ये तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप लोगों को समझ में आया होगा, मैं ये होप करता हूँ। ठीक है, ये तो बस आज के क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं, तो हो गया। बाकी इसके आगे हम लोग 1-2 न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लास में भी कर लेंगे, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे टाइट्रेशन एंड इंडिकेटर के बारे में।